Good morning, guys. Now the next topic is evolution and classification. देखो ऐसे तो ये पॉइंट्स कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन को हम नाइन्थ में पढ़कर आए हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ इवोल्यूशन को कंसिडर किया गया है, मतलब इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन दोनों को पैरेलल लिया गया है। सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वी कैन work out the evolutionary relationship of the species we see around us. So see guys, we have numbers of species of organisms, animals, plants, सारे आप ले लो, हमारे आसपास नंबर्स ऑफ हैं और वो सारे इवोल्यूशन की वजह से हैं। इवोल्यूशन की वजह से है, मतलब कि इनमें इवोल्यूशन हुआ तभी तो इतने सारे नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए हैं। So it is a short of going backward in time. We can do this by identifying hierarchies of characteristics between species. तो अगर आप पीछे की तरफ जाएं, मतलब 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, लाख साल पहले आप कंसिडर करें तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं दो अलग अलग दिखने वाली स्पीसीज कॉमन एंसेस्टर्स में से जन्मे होंगे। In order to understand this process, let us think back to our discussion of the classification of the organism in class 9th. तो क्लास 9th के अंदर क्लासिफिकेशन देखा था, उसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और हायरार्की के बारे में बात की थी। हमने ये टॉपिक देखा हुआ है। Similarities among organisms will allow us to group them and then study the groups. तो जो ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज़ हैं उसको हम एक ग्रुप में रखेंगे और फिर हम उसी ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। वी विल नॉट स्टडी अबाउट द सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। जैसे आपने मैमल्स के बारे में स्टडी कर लिया, इफ़ यू हैव स्टडी अबाउट द मैमल्स, इट मीन्स दैट कि आप मैमल्स के जो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उन सारे के बारे में आपने कुछ ना कुछ स्टडी कर ली है। For this, which characteristics decide more fundamental difference among the organisms and which ones decide less basic difference? अब आप इसमें देखें क्लासिफिकेशन में तो किस तरह से क्लासिफिकेशन किया था। तो हमने देखा था कि जिनमें भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सब एक ग्रुप में थे और जो डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले थे वो डिफरेंट ग्रुप में थे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? इट इज़ अ अपीयरेंस और बिहेवियर, या तो फॉर्म एंड फंक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म का कैसा बिहेवियर है, कैसा अपीयरेंस है, वो किस तरह के काम करता है, उसके ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, वो सब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कहते हैं। मतलब जैसे मैमल्स के अंदर 4 लिम्स होते हैं, मतलब 2 हाथ 2 पैर या चारों पैर। वो तो हाथ क्या है एग्जैक्टली, वो थे क्या? लेग्स ही थे। हैंड्स आर द मॉडिफाइड लेग्स। तो जैसे गधे हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, सबके 4 पैर होते हैं। वैसे ही हमारे भी 4 ही थे, वो तो हम खड़े हो गए तो हमारे पैर और 2 हाथ हम मानते हैं, बाकी 4 लिम्स ही हैं। तो सब मैमल्स के अंदर 4 लिम्स का होना वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब कोई भी आप मैमल्स ले लो, कोई भी चूहा भी देख लो तो उसमें भी 4 पैर होंगे। आप खरगोश ले लो 4 पैर होंगे। आप इंसान ले लो, आप बंदर ले लो, आप घोड़ा, हाथी, वॉटेवर। तो जो भी 4 लिम्स वाले हैं वो सारे हमारे क्या होंगे, या मैमल्स हैं, उनमें 4 लिम्स होंगे। व्हाट वी कैन से दैट कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिनके जो मैमल्स होंगे उनमें 4 पैर होंगे। जैसे कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं प्लांट्स, तो वो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी शेयर्ड बाय मोस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो अब देखो कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ जो सारे ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेल। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप फ्रॉम दिस सेल। फिर वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वॉट एवर इट शुड बी, दे ऑल आर मेड अप ऑफ द सेल। And the characteristics in the next level of classification would be shared by most but not all the organisms.
फिर जब हम आगे के लेवल पे जाते हैं तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा, लेकिन सब में नहीं। मतलब वहाँ पर आप देखेंगे फिर थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको होते हुए दिखाई देगा। सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल डिज़ाइन दैट डिफर्स अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज़ वेदर द सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। अब देखो हमने कहा कि भाई ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड फ्रॉम दिस सेल, मतलब सब में सेल हैं। लेकिन अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं, देखते हैं तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है कि नहीं, सेल के अंदर न्यूक्लियस है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि नंबर्स ऑफ ऐसे सेल्स होंगे जिनके अंदर न्यूक्लियस हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया ऐसा सेल है जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है वो। अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म विथ न्यूक्लिएटेड सेल्स विच वंस आर यूनिसेल्युलर और विच वंस आर द मल्टीसेल्युलर। अब नेक्स्ट हमारा जो लेवल आता है उसमें देखेंगे कि भाई हमने देखा कि भाई नंबर्स ऑफ ऐसे सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस हैं, लेकिन उनमें से ऐसे कौन से सेल हैं जो यूनिसेल्युलर हैं और कुछ ऐसे होंगे जो मल्टीसेल्युलर होंगे। That property marks a very basic difference in body design because of specialization of cell types and tissues. And among multicellular organisms, whether they can undertake photosynthesis or not will provide the next level of classification. तो अब यहाँ पर देखें कि सेल हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस है कि नहीं है। न्यूक्लियस है तो वो सिंगल सेल्युलर हैं, यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर हैं। क्योंकि मल्टीसेल्युलर होंगे तो उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा। नंबर्स ऑफ सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनेंगे, टिश्यू बनकर ऑर्गन्स बनाएंगे, तो उन सब में आपको उसकी प्रॉपर्टी अलग देखने को मिलेगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अलग देखने को मिलेगी। फिर आगे एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब दे हैव क्लोरोफिल और नॉट। अगर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो वाटर ड्रॉप से कंसिडर किया जाएगा ना। तो हमने देखा कि हमारे पास ऐसे नंबर्स ऑफ सेल हैं, मल्टीसेल्युलर हैं, जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन सारे सेल के अंदर ऐसा नहीं होगा क्योंकि एनिमल सेल के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता है। तो एनिमल सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे तो एनर्जी कहाँ से लाएंगे। तो उनके लिए उनको एनर्जी बाहर से लेनी पड़ेगी, मतलब उनको फूड लेना पड़ेगा, उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो आप देखें कि सेल के अंदर क्लोरोफिल का होना या ना होना दो अलग अलग ग्रुप को जन्म देता है। सेकंड, अगर वो उनके अंदर स्केलेटन है कि नहीं वो देखो आप। तो स्केलेटन है तो वो बनेगा, स्केलेटन है तो फिर उसमें दो अलग अलग होंगे, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। So we can see that even in these questions that we have asked, a hierarchy is developing that allows us to make classification of groups. So the more characteristics two species will have in common, the more closely are related. अब समझो कि जितने ज़्यादा उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या तो जितने ज़्यादा वो दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, समझो कि उनके कॉमन एंसेस्टर्स बहुत पास में होंगे। फॉर एग्जांपल लेते जैसे आप देख लो भाई, यू एंड योर रियल ब्रदर और सिस्टर, आप और आपका सगा भाई या सगी बहन, तो उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, दोनों में सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका कॉमन एंसेस्टर सीधा आपके फादर हैं, वेरी क्लोज रिलेशन। लेकिन यू एंड योर कजिन, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होगा विद कंपेयर टू योर रियल ब्रदर सिस्टर। क्यों? क्योंकि उनमें कॉमन एंसेस्टर हैं, लेकिन कॉमन एंसेस्टर कौन है? तो आपके दादा कॉमन एंसेस्टर, आपके फादर और उनके फादर, तो वो बनेंगे आपके कॉमन एंसेस्टर। तो देखना ये है कि जितना ज़्यादा रिलेशन होगा कॉमन एंसेस्टर उतने ही पास में होंगे। द मोर रिलेटिव्स यू आर, द मोर recent is your common ancestors.
So we can thus build up a small group of species with recent common ancestors, then the supergroups then of these groups with more distant common ancestors and so on. तो हम सबसे पहले देखो आप, जैसे हमारे क्लासिफिकेशन में देखा था, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 ही पार्ट थे, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेकिन ये बहुत वाइडर क्लासिफिकेशन हो गया है, तो ग्रुप हो गए, क्योंकि उसके अंदर नंबर्स ऑफ, अब एनिमल्स के अंदर तो आप देखें तो बैक्टीरियाज भी होंगे, आप एलिफेंट भी ले लो, आप डायनासोर भी ले लो, आप ब्लू व्हेल भी ले लो। तो आप देखें कि एनिमल्स में सारे एनिमल्स सेम ग्रुप में रहेंगे ऐसा नहीं है, उनमें भी क्या करना पड़ेगा, आपको सब ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सो इन थियरी वी कैन कीप गोइंग बैकवर्ड लाइक दिस अंटिल वी कम टू द नोशन अ सिंगल स्पीसीज। और अभी इसी तरह से क्लासिफिकेशन करते 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 आप एक सिंगल स्पीसीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप देखें कि जैसे जैसे बड़ा ग्रुप होगा उसमें डाइवर्सिटीज़ ज़्यादा होंगी, सिमिलरिटीज़ कम होगी। जैसे जैसे ग्रुपिज्म करते जाएंगे लास्ट में आपको डाइवर्सिटीज़ लिस्ट हो जाएगी, जबकि कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो हैं कैरेक्टरिस्टिक वो सबसे ज़्यादा हो जाती हैं। सो इफ़ दैट इज़ द केस दैट द सम पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ नॉन लिविंग मटीरियल मस्ट हैव गिवन द राइज टू द लाइफ। तो अगर आप इसी तरह से पीछे चले जाते हैं, जैसे हमने कहा कि आप 10,000 साल पहले का सोचो, 1 लाख साल पहले का, 10 लाख साल पहले का, करोड़ साल पहले, 100 करोड़ साल पहले, तो आप अगर इसी तरह से पीछे चले जाते हैं तो पता चलता है कि हम सब जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में से जन्मे होंगे, और ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं वो नॉन लिविंग थिंग में से ही बने होंगे। अब आप सोचो कि हमने ये कहा कि भाई सेल हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो सेल लेकिन किसके बना हुआ है? सेल का अगर कंपोजिशन देखा जाए तो पता चलेगा कि उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से। तो इट मीन्स दैट सेल का कंपोजिशन नॉन लिविंग थिंग से ही बना हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के ऊपर जो आपको लाइफ अभी दिख रही है वो आज से हज़ारों करोड़ों साल पहले नॉन लिविंग थिंग में से ही प्रोड्यूस हुई होगी। और इसके लिए हमारे पास नंबर्स ऑफ थियरीज़ हैं, और वो सारी थियरीज़ जो हैं वो हमें हमारे क्या कहते हैं इवोल्यूशन के बारे में समझाती हैं। ठीक है।